नमस्कार, मैं दिव्या डेली यूपी में आपका स्वागत है। आज है 20 सितंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी सरकार ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए ट्रांसफर किए पैसे। राज्य में शिक्षा जगत को उद्योग जगत से जोड़ने की चल रही तैयारी। दिवाली और छठ के अवसर पर पूर्वांचल आने वाली ट्रेनों में लंबे वेटिंग लिस्ट से परेशान हुए यात्री। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तिथि। अब सौर ऊर्जा चलित पंपों की स्थापना करने में किसानों को सरकार से मिलेगी मदद। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के 25 बड़ी खबरों को विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन अपर निजी सचिव के पदों पर निकली भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार अधीन अपर निजी सचिव के 328 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट upsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर 2023 है। यदि इस पद के लिए योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारों की 80 शब्द प्रति मिनट की शॉर्ट हैंड की गति और 25 शब्द प्रति मिनट की हिंदी टाइपिंग की गति होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स DOEACC से प्राप्त होना चाहिए। यदि उम्मीदवारों के उम्र सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होने चाहिए। हालांकि दिव्यांगजनों और आरक्षित वर्गों को इसमें छूट दिए जाएंगे। वहीं आवेदन शुल्क की बात करें तो उम्मीदवारों को 125 रुपए देने होंगे। इसके अलावा राज्य के मूल निवासी SC/ST वर्गों के उम्मीदवारों के लिए 65 रुपए और दिव्यांगजनों के लिए 25 रुपए शुल्क के रूप में लगेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में अब परीक्षकों की नियुक्ति होगी ऑनलाइन। अब ऑनलाइन माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षकों की परीक्षा ड्यूटी प्रैक्टिकल के लिए परीक्षकों की नियुक्ति की जाएंगी। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल विश्वविद्यालय द्वारा बनाई जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले सेमेस्टर में यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इस व्यवस्था के लागू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है शिक्षकों की मनमानी। दरअसल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा कई ऐसे शिक्षक पकड़े गए थे जिन्होंने अध्ययन परिषद से खुद का नाम भिजवाकर 50 से अधिक कॉलेजों में प्रैक्टिकल किए थे। इसका खुलासा तब हुआ जब किसी दूसरे विश्वविद्यालय के शिक्षक का नाम 70 कॉलेजों के परीक्षक के तौर पर लिखा मिला। इस मनमानी को देखते हुए परीक्षा विभाग की सलाह पर प्रावधान रखा गया है कि नया स्नातक अध्यादेश में अब एक शिक्षक अधिकतम 5 कॉलेजों में ही परीक्षक बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश में मौजूद आंगनवाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प। राज्य में मौजूद आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का कायाकल्प होगा। स्वच्छ पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था आदि की व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान और पंचायती राज विभाग के सहयोग से सभी जिलों के DM और CDO के नेतृत्व में जल स्वच्छता और पोषण सेवाओं का सुधार किया जाएगा। प्रदेश में 1,89,000 आंगनवाड़ी केंद्र है, जहाँ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली माताओं को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1933 में अग्रणी थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारों के समर्थक, लेखक, वक्ता और भारत प्रेमी महिला डॉक्टर एनी बेसेंट हमें अलविदा कह गई। आज के ही दिन वर्ष 2005 में पूर्वी राज्य मणिपुर में एक आतंकवादी हमले के बाद 4 भारतीय सैनिकों की मौत हो गई थी। आज के दिन वर्ष 2008 में पाकिस्तान के पानी में डूबने के बाद पाकिस्तान ने 13 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया था। आज के दिन राष्ट्रीय स्तर पर RPF यानी रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस मनाते हैं। यूपी सरकार ने आंगनवाड़ी सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए ट्रांसफर किए पैसे। बीते ही दिनों राष्ट्रीय पोषण माह के तहत लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान CM योगी ने DBT के जरिए 2.90 करोड़ आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के लिए पैसे ट्रांसफर किए। साथ ही 1349 आंगनवाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का शिलान्यास CM योगी द्वारा किया गया। बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को और सहायिकाओं को यूनिफॉर्म के रूप में साड़ी दिए जाते हैं ताकि इनकी पहचान आसानी से की जा सके। आयुष कॉलेजों में अब ऑनलाइन जमा होगी फीस। सभी राजकीय आयुष कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के साथ आयुष विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि आयुष काउंसलिंग 2023 में अभ्यर्थियों से फीस की धनराशि ऑनलाइन ही जमा कराई जाएंगी। किसी भी स्थिति में मैनुअल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। वहीं कॉलेज कैंपस में चल रहे निर्माण कार्यों को दिसंबर 2023 तक पूर्ण करने के निर्देश राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय में हुई बैठक के दौरान दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि कॉलेजों की वेबसाइट को अपडेट किए जाए और कैंपस की साफ सफाई नियमित रूप से सुनिश्चित की जाए। राज्य में शिक्षा जगत को उद्योग जगत से जोड़ने की चल रही तैयारी। विशेष आर्थिक परिक्षेत्र के तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र बनाए जाएंगे। यह जोन युवा आबादी, प्रति व्यक्ति आय, इंफ्रास्ट्रक्चर व साक्षरता दर के आधार पर तय किया जाएगा। DILET के विभिन्न सेक्टरों में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए दी गई रिपोर्ट को विभागों के सहयोग से लागू करने पर योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के बाद उच्च व तकनीकी शिक्षा में निजी विश्वविद्यालय
निजी निवेशकों व शैक्षिक संगठनों से आगे की योजना पर बैठकें की जा रही। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर को इस योजना के लिए जिम्मेदारी मिलेंगी। अमेरिकन सलाहकार कंपनी डेलाइट के अनुसार शैक्षिक जगत को उद्योग से सीधा जोड़कर राज्य के लाखों स्नातकों को रोजगार दिलाया जा सकता है। इसके लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र, निजी विश्वविद्यालयों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा से अधिक छात्रों को प्रवेश दिलाने जैसे काम किए जाने बहुत जरूरी हैं। राज्य के 1441 पॉलिटेक्निक में उद्योग, बाजार और कारोबार से जुड़े कोर्स पढ़ाए जाने चाहिए। सपा नेता आजम खां के समधी के एक्सपोर्ट फर्म पर वाणिज्यिक कर विभाग का छापा। वाणिज्यिक कर विभाग ने छापेमारी कर सपा नेता आजम खां के समधी निर्यातक रिजवान खान की मुरादाबाद स्थित एक्सपोर्ट फर्म पर 3.25 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी है। जांच के दौरान पाया गया कि जिस फर्म के पेपर लगाकर रिफंड लिया गया वह फर्म ही बोगस है। लगभग 46.67 लाख रुपए एक्सपोर्टर से मौके पर ही जमा करवाए गए। जुर्माने और पेनल्टी के साथ बकाया रकम की वसूली होगी। मालूम हो कि अभी हाल में ही आजम खां और उनसे जुड़े कुछ ठिकानों पर भी छापेमारी की गई थी। वाणिज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 केपी वर्मा द्वारा बताया गया है कि पहले भी एक्सपोर्ट फर्म की जांच की गई थी और अब भी टीम गई है। इस फर्म ने कच्चे माल पर करीब 3.25 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड लिया है। रिफंड लेने के लिए जिस कंपनी से कच्चा माल लेना दिखाया है, जांच में वह बोगस पाई गई। तहसील में हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रिश्वत लेते पकड़े गए लेखपाल अविनाश। सदर तहसील में हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 15,000 रुपए रिश्वत ले रहे लेखपाल अविनाश चंद्र ओझा को यूपी के लखनऊ में विजिलेंस टीम ने धर दबोच लिया। गिरफ्तारी को लेकर तहसील में हड़कंप मच गया, जहां कुछ लोग इस गिरफ्तारी का विरोध भी करते नजर आए। हालांकि सतर्कता अधिष्ठान ने आरोपी लेखपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए किसी अमन त्रिपाठी द्वारा तहसील में आवेदन दिया गया था। सभी औपचारिकताएं पूरी थी, बावजूद इसके प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे थे। अमन के अनुसार लेखपाल अविनाश चंद्र ओझा ने 15,000 रुपए रिश्वत मांगी। इस पर उन्होंने सतर्कता अधिष्ठान के अफसरों से शिकायत की थी, जहाँ अफसरों ने एक टीम बनाकर तहसील भेजी। यहाँ लेखपाल अविनाश ने अमन से जैसे ही 15,000 रुपए लिए उसे टीम द्वारा पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश बर्थडे में आज हम बात करेंगे मार्कंडेय काटजू के बारे में। ये पेशे से एक भारतीय न्यायविद और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। इनका जन्म 20 सितंबर वर्ष 1946 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। इन्होंने भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष के रूप में वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 2014 तक कार्य किया। ये भारतीय पुनर्मिलन संघ के संस्थापक और संरक्षक भी है। यह एक ऐसा संगठन है जो कि धर्मनिरपेक्ष सरकार के तहत भारत के साथ अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के शांतिपूर्ण पुनर्मिलन की वकालत भी करता है। इन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें मीमांसा, व्याख्या के नियम, वैज्ञानिक युग में कानून, घरेलू पूछताछ, उर्दू के साथ न्याय करो, जहां भारतीय न्यायपालिका आदि शामिल है। भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी रोहन बोपन्ना की लखनऊ यात्रा बनी यादगार। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना डेविस कप खेलने के बाद लखनऊ से बेंगलोर लौट रहे थे। उनकी ये यात्रा यादगार बना दी गई। दरअसल लखनऊ से बेंगलोर लौट रहे जिस विमान में रोहन थे, उस विमान में कैप्टन ने जैसे ही उनका नाम पुकारा, पैसेंजरों के बीच काफी खुशी देखी गई। इस दौरान पैसेंजरों ने उनके लिए खूब तालियां भी बजाई और उनका स्वागत किया। कैप्टन ने इस दौरान कहा कि हमारा सौभाग्य है कि फ्लाइट में स्पेशल गेस्ट रोहन बोपन्ना साथ हैं, जो कि भारतीय टेनिस के महान खिलाड़ी हैं। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा। ट्विटर पर रोहन ने वीडियो को कोट करते हुए इंडिगो के क्रू का आभार भी जताया। दिवाली और छठ के अवसर पर पूर्वांचल आने वाले ट्रेनों में लंबे वेटिंग लिस्ट से परेशान हुए यात्री। दिवाली और छठ के पावन पर्व में दूर दूर से लोग अपने घर को लौटते हैं। इस दौरान रेलवे में यात्रा करने वाले यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। रेलवे की तरफ से कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं, बावजूद इसके ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट का सामना अक्सर करना पड़ता है। इस बार भी पूर्वांचल और बिहार की तरफ आने वाली कई ट्रेनों में अभी से ही लंबी वेटिंग लिस्ट आने लगे हैं। सत्याग्रह, अवध, असम, मुजफ्फरपुर, सप्त क्रांति समेत कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट की वजह से यात्री काफी परेशान दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी गोरखपुर की तरफ से आने वाली ट्रेनों को लेकर देखा जा रहा है। हालांकि रेल प्रशासन द्वारा स्पेशल ट्रेनों को लेकर विचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की बढ़ी तिथि। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 18 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 28 सितंबर कर दिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी इसके आधिकारिक वेबसाइट entdata.co.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। छात्रवृत्ति के लिए आयोजित होने वाली यह परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार NMMS परीक्षा 5 नवंबर 2023 को आयोजित की जाएंगी। इस परीक्षा के लिए योग्यता की बात करें तो छात्रों को 7वीं कक्षा की परीक्षा कम से कम 55% अंकों के साथ पास करना अनिवार्य है। वहीं आरक्षित वर्गों को 5% अंकों में छूट दिए जाएंगे। बता दें कि इस परीक्षा में वैसे छात्र नहीं बैठ सकेंगे जो जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, सरकारी आवासीय विद्यालय और प्राइवेट स्कूलों के छात्र। अब सौर ऊर्जा चालित पंपों की स्थापना करने में किसानों को सरकार से मिलेगी मदद। सीएम योगी द्वारा संशोधित कार्य योजना को अनुमति मिल चुकी है।
ताकि राज्य में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा उत्थान महाअभियान यानी पीएम कुसुम योजना को लागू कराया जा सके। मिली जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 434 करोड़ खर्च कर 30,000 सोलर फोटोवोल्टिक इरिगेशन पंप को इंस्टॉल करने का लक्ष्य पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निर्धारित हुआ है। उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण को इस कार्य योजना को राज्य में क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत 75 जिलों के किसानों को स्वच्छ ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्था, सरफेस और सबमर्सिबल पंप इंस्टॉलेशन के जरिए उपलब्ध करवाए जाने की तैयारी है। साथ ही कृषि अवस्थापना निधि के तहत स्टैंड अलोन सोलर पंपों को लगवाने के लिए इच्छुक किसान आवश्यक कृषक अंश को बैंक से ऋण लेकर जमा कर सकते हैं, जहां कुल 6% की छूट ब्याज में दी जाएंगी। यदि किसान इसे लगवाते हैं तो उन्हें सौर ऊर्जा चालित पंपों की स्थापना करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। चलिए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के मिजाज के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग द्वारा चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ आकाशीय चमक होने की संभावना है। वहीं लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा बताया गया था कि इस सप्ताह भी बीच बीच में मौसम बदलने का पूर्वानुमान है। बीच बीच में बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी लगी रहेंगी। इसके बाद मौसम कुछ साफ होने का पूर्वानुमान है। महिला आरक्षण विधेयक पास होने से महिलाओं के प्रतिनिधित्व में आएगी बढ़ोतरी। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पास होते हैं तो उत्तर प्रदेश में मौजूद सभी महिलाओं को इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। इसके पास होने से लोकसभा की 26 सीटें और विधानसभा में 132 सीटें महिलाओं के लिए प्रदेश में आरक्षित हो जाएंगी। मालूम हो कि संसद के विशेष सत्र के बीच कैबिनेट की अहम बैठक में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अभी यह लोकसभा में पेश किया जाना बाकी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मौजूद 403 सदस्यों में से महिलाओं को महज 48 सीटें ही मिली हैं। ऐसे में पूरे प्रदेश में उनकी भागीदारी महज 12% ही रही। यदि लोकसभा सीटों पर एक नजर दौड़ाएं तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें ही हैं, जिनमें से 11 सांसद ही महिलाएं हैं। यदि इन आंकड़ों पर एक नजर डालें तो पूरे राज्य में मात्र 14% महिला प्रतिनिधित्व है। कोर्ट से राज्य सरकार को भर एवं राजभर जाति को SC/ST का दर्जा देने के मामले में मिला समय। केंद्र सरकार के 11 अक्टूबर 2021 के पत्र के संदर्भ में अपना प्रस्ताव भेजने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को भर एवं राजभर जाति को SC/ST का दर्जा देने से संबंधित मामले में 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। बता दें कि राजभर जागो समिति की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल द्वारा दिया गया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील द्वारा कोर्ट को बताया गया कि भर राजभर जाति का 17 अधिसूचित जिलों में सर्वेक्षण पूरा हो गया है और जल्दी रिपोर्ट दाखिल कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज हम बात करेंगे रामभड़ स्तूप के बारे में। यह स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 15 मीटर है। इतिहासकारों के मुताबिक रामभड़ स्तूप उसी स्थान पर बना है जहां बुद्ध को 483 ईसा पूर्व में दफनाया गया था। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार रामभड़ स्तूप महात्मा बुद्ध की मृत्यु के समय कुशीनगर पर शासन करने वाले मल्ल शासकों द्वारा बनवाया गया था। इस स्तूप का निर्माण एक टिले पर हुआ है जो कि कुशीनगर और देवरिया रोड पर स्थित है। यदि आप ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। देश के पहले धार्मिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का गंजारी में हो रहा निर्माण। वाराणसी के गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा। इस स्टेडियम के थीम को धार्मिक रखा गया है, जिसके भवन व डिजाइन में भगवान शिव और उनकी नगरी काशी की झलक देखने को मिलेगी। यह देश का पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसे इस तरह से धार्मिक थीम पर तैयार करवाया जा रहा। इस स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस रखा जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जल्द ही इसके आधिकारिक डिजाइन को सार्वजनिक किया जाएगा। मालूम हो कि पूर्वांचल में अब पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी द्वारा 23 सितंबर को किया जाना है। बता दें कि इसकी तैयारी जोरों शोरों से की जा रही। इन तैयारियों की समीक्षा सीएम योगी द्वारा भी की जा चुकी है। काम की बात में आज हम जानेंगे कैसे बदलवाएं आधार कार्ड में लगी फोटो। भारत में आधार कार्ड सबसे ज्यादा आईडी प्रूफ इस्तेमाल करने वाला डॉक्यूमेंट में से एक है। इसके बिना आप किसी भी तरह के आधिकारिक या अन्य कार्यालय के कामों को नहीं कर सकते। अक्सर ऐसा देखा गया है कि आधार कार्ड में लगी फोटो को लेकर कई लोग शिकायत करते नजर आते हैं। कई लोगों के आधार कार्ड में तस्वीर धुंधली या साफ न होने जैसी शिकायतें देखने को मिलती हैं। ऐसे में आप अपने आधार कार्ड के फोटो को अपडेट करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप आधार कार्ड के फॉर्म को डाउनलोड कर ले, फिर नज़दीक के किसी आधार केंद्र पर जाकर वहां बायोमेट्रिक डिटेल्स दें। यहाँ 25 रुपये साथ ही GST का शुल्क देकर फोटो अपडेट करवाएं। यहाँ आपकी एक तस्वीर ली जाएगी, फिर यही फोटो आधार कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा हुआ शुरू। भाजपा को आगामी चुनाव में सत्ता से हटाने की चाह में बने विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा शुरू किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में इसकी पहल सपा की तरफ से की जा रही, क्योंकि सपा ही राज्य में मुख्य विपक्षी दल के रूप में मौजूद है। मिली जानकारी के अनुसार सपा 3-2 का फॉर्मूला मंडल के 5 सीटों के लिए अपना सकती है। इसका मतलब है कि सपा अपने पास 3 सीटें रखने की तैयारी में और 2 सीटों पर सहयोगियों से साझेदारी की बात सामने आई है। बता दें कि गठबंधन के 2 प्रमुख दल सपा और कांग्रेस ही मंडल में फिलहाल सक्रिय हैं। वहीं सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव को बदायूं में उतारा जा सकता है। इसके अलावा बरेली के अलावा संसदीय क्षेत्र में जिले की 2 विधानसभा और सीटें शेखुपुर व दत्तागंत में सपा अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। अदालत से अनुमति के बाद ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही कर सकेंगे बांके बिहारी के दर्शन। प्रशासन हर तरीके से ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में दर्शन की व्यवस्था बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि न्यायालय से अभी ऑनलाइन पंजीकरण के लिए अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन प्रशासन स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सारे संसाधन को तैयार करने की कोशिश है। जब न्यायालय इसके लिए अनुमति दे देता है तो पंजीकरण के जरिए ही दर्शन किए जा सकेंगे। मिली जानकारी के अनुसार संसाधन को बनाने में 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों के लिए 18 करोड़ रुपए के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। महिला आरक्षण बिल का मायावती ने किया समर्थन। महिला आरक्षण बिल का बसपा सुप्रीमो मायावती ने समर्थन करते हुए कहा है कि यदि 33 की बजाय महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से 50% आरक्षण दिया जाता है तो हमारी पार्टी इसका भी स्वागत करेगी। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बार ये बिल पास हो जाएगा, जो लंबे समय से टलता आ रहा है। वहीं जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उसे निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि जातिवादी पार्टियां महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती हैं। विश्व कप मैचों के लिए तैयार हुआ इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। विश्व कप के मैचों के लिए लखनऊ स्थित इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। हालांकि बीसीसीआई और आईसीसी के देखरेख में पिच और आउटफील्ड पर थोड़ा बहुत काम किया जा रहा है। स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए लग्जरी ड्रेसिंग रूम, अत्याधुनिक जिम, स्टीम बाथ, जाकुजी जैसी कई सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं। साथ ही खिलाड़ियों के मसाज की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा वह सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी जिसकी मांग खिलाड़ी या टीम प्रबंधन द्वारा किया जाएगा। टेक ज्ञान में आज हम जानेंगे कि कैसे जाने व्हाट्सएप पर किसने किया है ब्लॉक। आज के समय में हर कोई व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता है, लेकिन यदि आपको इस प्लेटफॉर्म पर आपके किसी जानने वाले ने ब्लॉक कर रखा है तो आपको उस व्यक्ति की प्रोफाइल फोटो नहीं दिखेगी। प्रोफाइल फोटो नहीं दिखने के साथ ही ऑनलाइन स्टेटस और लास्ट सीन भी नहीं दिखेगा। जब आप चैट में जाकर कुछ मैसेज करते हैं तो मैसेज में भी बस सिंगल टिक ही लगा होता है। यदि ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि सामने वाले उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर रखा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि स्टेट पीसीएस, पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो हमारा पहला सवाल है, गीग श्रमिकों के लिए किस राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपए का बीमा कवर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कौन सी राज्य सरकार संवर्धन के लिए संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। संपत्ति से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है सुकन्या योजना, ऑप्शन बी है सुमंगला योजना, ऑप्शन सी है गिफ्ट डीड योजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गिफ्ट डीड योजना। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है वाराणसी, ऑप्शन डी है आगरा। इसका सही उत्तर है लखनऊ। नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए है नरोरा परियोजना, ऑप्शन बी है गंडक परियोजना, ऑप्शन सी है टिहरी बांध परियोजना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है गंडक परियोजना। सवाल जवाब के दौर अब समाप्त होते हैं। आप में से कितने लोगों ने हमारे सवाल का सही जवाब दिया है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो के अंत में हम उनका नाम जरूर लेंगे। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी। साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। आप उत्तर प्रदेश के जिस भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।